नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। बीजेपी क्या एक रणभूमि में परिवर्तन हो गई है? हर एक नेता पर अपना तलवार खींच लिए हैं, निकाल लिए हैं, हर एक रणहुंकार देने लगे हैं। ननकी राम कंवर आदिवासी के सबसे बड़े नेता, या फिर सरोज पांडे जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हर कोई अपनी बात रख रहे हैं खुले मंच में। सबकी तलवारें खींची हुई है। आज इसी विषय पर है प्राइम डिबेट। पर प्राइम डिबेट्स में जाने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी विधानसभा चुनाव के समय तो ये नहीं समझ पाई थी कि उनके सामने कांग्रेस का घोषणा पत्र उन्हें चुनावी मैदान में पटखनी दे देगा। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी अपनी हार की समीक्षा कर रही है, वैसे वैसे बीजेपी के अंदर गुस्से का गुबार फूट रहा है। चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का ज्ञान चक्षु खोलने वाला बयान, सभी बयानों से बीजेपी के अंदर मचा अंतर्द्वंद सबके सामने आ गया है। इसमें जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किए, तो जितने दमखम से जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, शायद वो कहीं न कहीं कमी दिखाई दिए। धीरे धीरे लोगों के ज्ञान चक्षु खुलने लगे हैं, तो ऐसे बहुत सारे बयान आते रहेंगे, उसकी चिंता नहीं। लेकिन जहाँ तक चक्षु खुलने का सवाल है, मैं उससे सहमत हूँ उनके बयान से। यदि हमारा चक्षु खुला रहता तो शायद ये नौबत नहीं आती। और मैं सही बात बोलता हूँ, उसको फॉलो अप नहीं करने का एक कारण मैं जो बोला था उसके कारण आज 15 बचे हैं। बीजेपी भी मानती है कि अब बंद कमरों में बैठकर रणनीति बनाने से काम नहीं चलेगा, कार्यकर्ताओं से संवाद करना होगा। कार्यकर्ताओं से समय समय पर संवाद करते रहे हैं और भले वो संवाद कमरों में होते रहे हैं, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेतागण लगातार करते रहे हैं। उससे कहीं हम विमुख हो गए थे और ये कारण है कि अब पार्टी को फिर से उसी मार्ग पर जाना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी के अंदर मचे घमासान को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में गुटबाजी पहले भी बहुत थी, लेकिन सत्ता की चाशनी सभी को अपने आप में समेटे हुए थी। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी बहुत ज़्यादा पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन सत्ता की चाशनी सबको आपस में समेटे हुई थी। सत्ता की चाशनी जैसे ही अलग हुई है, अलग अलग गुट जो है सामने आते जा रहे हैं। आने वाले समय में परिस्थितियाँ और गंभीर होंगी। बीजेपी में खुलेआम खींची तलवारें किसे नुकसान पहुंचाएंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर समय रहते हालात पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, रायपुर। अब इस रिपोर्ट को देख के समझ गए होंगे कि बीजेपी में इस वक्त क्या चल रही है। आज इसी विषय पर प्राइम डिबेट है। प्राइम डिबेट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, क्या यही टीम लोकसभा चुनाव लड़ेगी जो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींची हुई है? आज इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। डॉक्टर किरणमयी नायक कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता है, साथ ही हमारे साथ है सच्चिदानंद उपासने, बीजेपी से बिल्कुल मुखर प्रवक्ता कही जा सकती है, जो सत्य है उसी को सामने रखते हैं। साथ है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रवि भोई साहब। चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा रवि भोई साहब से। ये जिस हिसाब से बीजेपी में चल रही है, क्या कह सकते हैं पार्टी विद ए डिफरेंस, जिसका नारा देते थे, अनुशासन जिसका ध्येय था, क्या यही वो अनुशासन है? क्या यही है वो पार्टी विद ए डिफरेंस? भोई साहब देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हार हुई है, तो वो तो गंभीर बात थी जिसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो वो नहीं हुई। और उसके साथ साथ जिसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जो असली जिम्मेदार था प्रदेश अध्यक्ष, उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो उसके कारण बीजेपी के अंदर और घमासान मच गया। मतलब आग में घी डालने का काम किया नेता प्रतिपक्ष का चयन। बीजेपी जब भी विपक्ष में रही है, छत्तीसगढ़ की बात करें हम तो 2000 में भी ऐसी नौबत आई थी जब लीडर ऑफ अपोजिशन के चुनाव के लेकर घमासान हुआ था, मारपीट हुई थी और तोड़फोड़ भी हुई थी। इस बार भी तोड़फोड़ तो नहीं हुई, लेकिन अंदर ही अंदर घमासान मचता रहा, एक दूसरे के खिलाफ बातें की जाती रही है। तो सत्ता से बाहर होते हुए इनमें डिफरेंसेस पैदा हो गए, जो डिफरेंसेस पहले दिखते नहीं थे सत्ता में रहते और एक दूसरे से बंधे होते थे। किरण भाई जी, मैं आपको इस चीज बोला, पहले लोग आप ही पे कहते थे कि कितने गुट हैं, आपके चेहरा कौन है, नेता कौन है। अब लगता है क्या ये विपक्ष में रहने का यही दिक्कत है?
कि चाशनी जैसे खत्म हो गई तो फिर सब अलग अलग होने लगे? देखिए, इनमें 15 साल का जो सत्ता के साथ रहे हुए हैं, ये कहीं न कहीं सत्ता में रहते हुए जिस तरीके से एक तानाशाही रवैया इनके यहाँ चल रहा था, इस कारण जो भी बोलते थे वो सुनाई नहीं देता था। दबे छिपे स्वरों में ये सारी चीज़ें पहले भी आ जाया करती थी। यदि आपको याद होगा तो सरोज पांडे ने पहले ही कह दिया था कि रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, परंतु बाद में उसको मेकओवर किया गया कि नहीं, उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। अभी फिर उनका बयान इसी आशय का है। तो ये वास्तव में जो 15 साल सत्ता में रहे हैं, तो ये विपक्ष के जो धर्म है वो इन लोगों को अभी नहीं मालूम है। तो ये आपसी जो गुबार है, ये गुबार इनका सबका बिल्कुल फूट फूट कर निकल रहा है। उपासने जी, इसको गुब्बार कहे या गुस्सा कहें? क्योंकि ननकीराम कंवर कहे, मैंने जो कहा तो अगर मान लिए होते तो शायद ये 15 सीटों पे नहीं सिमटते। आपने भी काफी मुखर होके कुछ बातें रखी थी, पता नहीं आप इस प्लेटफॉर्म में उस चीज को शेयर करेंगे नहीं करेंगे, आगे वो भी हम बात करेंगे। पर ये क्या गुस्सा है या गुब्बार है? नहीं, ये एक पार्टी को सुधारने की दिशा में एक सुझाव मैं मानता हूँ। मानते हैं आपके नेता सुधरेंगे? निश्चित रूप से पराजय के क्या कारण हैं, पार्टी ने स्वयं जो है पिछले दिनों प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेकर उसमें और स्वयं सारे वरिष्ठ नेतागण सामने विराजित थे। सर, उसके बाद माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, उसके बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र ज्यादा प्रभावी रहा, हमारे दमखम से काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की, यानी जो भी गलतियां हैं वो आप जैसे कार्यकर्ताओं के सर पे मर दिया गया। मैं इसको नहीं मानता। मैं मानता हूं कि ये लड़ाई जो थी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध जो है जनता की लड़ाई थी। इसमें कांग्रेस को उसका पूरा लाभ मिल गया। यही बातें कार्यकर्ता आज कह रहे हैं। तो ये बात को क्यों नहीं समझ पाए जब ये बातें उठ रही थी? सर, समीक्षा के बैठक के बाद फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे, 15 साल के सीएम रहे, कहते हैं कि ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं धीरे धीरे, अच्छी बात है, और भी इस तरह की बातें आएंगे, ये कटाक्ष क्यों कर रहे हैं बड़े नेता? नहीं, जो इस माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही वो कार्यकर्ताओं पर कोई पूरी तरह से दोष उन्होंने नहीं रहा है। ये निश्चित रूप से कहा कि कार्यकर्ताओं ने उतने उत्साह से काम नहीं किया। इस बात को कि कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी थी, जिसके कारण जिस उत्साह से काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। निश्चित रूप से संगठन की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमियां संगठन स्तर पर भी थी। और सर, आपने मीटिंग में ही इस मुद्दे को उठाए थे। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें एक है सच्चिदानंद जी उपासने, जिन्होंने खुद इस बात को रखी थी इसी समीक्षा बैठक में कि जब हम लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं, विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं, फिर महापौर का चुनाव क्यों हार गए? उपासने जी, इसका जवाब में क्या कहा पार्टी ने? क्या सुनवाई हुई? वर्तमान में तो कोई जवाब जो है पार्टी में नहीं, पार्टी में अभी सुनवाई हो रही है। मैंने इस बात को भी कहा था कि इसको कागजों तक सीमित न रखा जाए, इस पर भविष्य में ये पुनरावृत्ति न हो, इस बात की सतर्कता बरती जाए। और मुझको लगता है कि आज पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जो समीक्षाएं हो रही है, जो कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, जो कार्यकर्ता अपनी बात कह रहे हैं, उन बातों को लिपिबद्ध किया जा रहा है, सुना जा रहा है। उस पर जो है, कौन सुन रहा है? जो पार्टी के सर देखिए, अगर आपके अध्यक्ष ये कहते हैं कि हमारे दमखम रखने वाले कार्यकर्ता काम नहीं किए इसलिए हार गए, ये कहते हैं कि कांग्रेस की घोषणा पत्र सबसे बेहतर रही इसलिए हम हार गए, तो फिर तो वहीं से शुरू होनी चाहिए ना। अब उन्हीं को ही नेता प्रतिपक्ष बना दिए। मैं तो मानता हूं कि पूरी पार्टी जिम्मेदार है। यदि ये सब हुआ है तो उसके लिए पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। जो भी जहां पर भी थे, जिन्होंने बट पार्टी तो कुछ लोगों में सीमित होकर रह गई थी, यही तो बृजमोहन जी कह रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल यही तो कह रहे हैं। रवि भोई साहब, जिस तरह के बयानबाजी आ रहे हैं और ऊपर से रमन सिंह और धर्मलाल कोसी के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, एक तरफ से रमन सिंह कह रहे हैं ज्ञान चक्षु धीरे धीरे खुल रहे हैं, और इस तरह के और भी बयान आएंगे, क्या कहेंगे इसको? देखिए पिताजी, जिस बयान आ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर से अब कह दिया कि कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि उनके पास कोई पद तो होता नहीं। कार्यकर्ता तो सरकारी कार्यकर्ता, वो कहाँ से जिम्मेदार है? जो पद धारण किए हुए थे वो अपने बच रहे हैं अपने से। और सबसे बड़ी चीज है जो कार्यकर्ता महसूस कर रहा है, जिस आदमी के कंधे पे जिताने का जैसे प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पे रहा,
और हार गया, पार्टी हार गई, 15 सीट पे सिमट गई, जबकि कांग्रेस जब भी विपक्ष में रही वो 38-39 सीटों पे रही, मतलब इससे डबल या ज़्यादा सीटें मिली। और उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष को जो उन्होंने नैतिक रूप से स्वीकार किया, उसको उपकृत कर दिया, तो उसको लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा रोष है। और एक पार्टी में जिस तरह से चल रहा है अंतरकलह, वो दिखाई पड़ रहा है कि हम अपने मर्जी से करेंगे। और यही वजह है कि आम कार्यकर्ता या नेता जो किरणमय जी, जब बीजेपी विपक्ष में रहती है, क्या इसी तरह की लड़ाई चलते हैं, इसी तरह की तलवारें खींची जाती है? क्योंकि इतिहास छत्तीसगढ़ में 2000 से 2003 के बीच की भी देखे हमने। देखिए होता जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये वास्तव में जो 15 साल की सबकी इनकी भड़ास है, जो इनको ऐसा लगता था कि केवल एक चेहरे के दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और न भूतो न भविष्यति, ना तो इनके पास कोई लीडरशिप था, वही पुरानी सड़ी गली घिसी पिटी टीम थी जो हर कार्यकाल में उन्हीं को मंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ वासियों की उपेक्षा होती रही और वो कहीं ना कहीं वन मैन शो टाइप का पूरा चलता रहा। तो उस समय ये था कि उस चेहरे के दम पे आ रहे हैं सत्ता में, तो कार्यकर्ताओं को योगदान नहीं है, इसलिए इनकी शायद बातों को नकार दिया गया। परंतु ये इसकी शुरुआत चुनाव के लगभग 1 साल पहले रायगढ़ में वहाँ से हो गई थी, जब मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि सारे कार्यकर्ता कमीशन खोरी बंद कर दे 1 साल के लिए। तो 1 साल पहले ही एग्जैक्ट इनका ये बयान था। तो उसका मीनिंग पूरे छत्तीसगढ़ भर में ये गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में लिप्त हैं। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का ये भी रहा होगा कि कार्यकर्ता को मिलता क्या है, मिलता क्या है कार्यकर्ता को? मलाई कोई और खाए और दोस्त किसी और पे थे। नहीं, देखिए पार्टी में मलाई वाली बात नहीं है, न तो जिस प्रकार की बात किरणमयी नायक जी कह रही है उसमें कोई सत्यता नहीं है, सारी बातें गलत है। कांग्रेस में जितनी गुटबाजी है उतनी गुटबाजी तो किसी पार्टी में नहीं है। उस पहले अपनी पार्टी का आकलन करें कि अभी झंडा लगाने को लेकर भी गुटबाजी दिख रही है, सरकार 1 महीना नहीं हुआ है। इस प्रकार की गुटबाजी जो केवल छोटे छोटे सत्ता में रहने की गुटबाजी और हारे हुए लोगों की गुटबाजी में काफी अंतर है। मुझे याद है जब 2000 में नेता प्रतिपक्ष का बीजेपी के विधायक दल का बैठक चल रही थी और वहां पे हुआ, तो जिस हिसाब से दफ्तर में आग लगी, सब कुछ हुआ और उस वक्त आप पर भी हमला किया गया, मैं खुद उसका विटनेस हूँ। बीजेपी ही तो बीजेपी के सब कुछ किए। पराजय को हम चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेती है और यही कारण है कि पराजय के कारणों को तलाशने का काम भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही हम करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि कार्यकर्ता ही वो है जो जीत तक पहुंचा सकता है। आप पार्टी कह रहे हैं, बट बीजेपी में तो कुछ चंद लोगों के हाथों में सब कुछ है। नहीं, ये कहना गलत है कि पार्टी चंद लोगों के हाथ में है। पार्टी कभी भी चंद लोगों के हाथ में नहीं होती है। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश से लेकर प्रदेश के जो नेतृत्व है, देखिए हार गए, हारने के बाद भी तो कोई ना नेतृत्व उसका कोई स्वीकार किया, ना ही नेतृत्व परिवर्तन हुआ। रादर हारने के बाद पहली बात तो जो हारा उसको आपने, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने पहले ही दिन स्वीकार किया कि मैं जिम्मेदारी। सर एक चीज मुझे बताइए, आपने 2013 में हारने के बाद धर्मलाल कौशिक को क्यों अध्यक्ष बनाए? हारे हुए को जब अध्यक्ष बनाएंगे तो फिर उस पर मनोबल क्या होगा? वहीं से शुरुआत करते हैं ना। कहना गलत है कि धर्मलाल कौशिक जी की कोई निष्क्रियता थी या किसी प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच में। पहले भी वे प्रदेश तो ये जो जीत के 15 सीट मिला, सर उसको निष्क्रियता नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने संगठनात्मक रूप से किया था। उनकी जो कार्य की कुशलता थी, जो उन्होंने पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बनाई थी, उसका लाभ पार्टी को मिले, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको दी गई कि एक जाना सर जिसको बीच निगम के अध्यक्ष पद से रमन सिंह ने हटा दिए थे, उसको पार्टी का अध्यक्ष बना दिए फिर बाद में। नहीं, पार्टी संगठन में वे पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे, उन्होंने पार्टी महामंत्री रहते हुए पूरे प्रदेश का दौरा किया। तो उनके काम से आप संतुष्ट थे? नहीं, निश्चित रूप से मैं भी उनके टीम का एक सदस्य था। उन्होंने इस पूरे कार्यकाल में जितना दौरा किया, आपकी तो सुनवाई नहीं हुई सर। निश्चित रूप से जितना दौरा किया, आपकी भी तो सुनवाई नहीं हुई। सम्मेलनों में का आयोजित किए, बैठकें आयोजित की। मैं मानता हूं कि पूरी सक्रियता से वे पूरे प्रदेश के हर जिले में एक बार नहीं अनेक बार गए होंगे। सर कोई सुनता नहीं था, तभी तो 15 सीट पे सीमित हो गई। नहीं, उसके कारण अनेक हो सकते हैं। उसके कारण जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के आ रहे हैं उसकी पार्टी को समीक्षा निश्चित रूप से। क्या किरण भाई जी आपको लगता है क्या, जिस हिसाब से बातें कही जा रही है 15 साल के सत्ता के बाद पार्टी
उस वाइब्रेंट और मजबूत होकर खड़ा होना चाहिए, लड़ते हुए दिखना चाहिए, ना कि आपस में लड़ते हुए दिखना चाहिए। देखिए, इनके पास वो जोश, जुनून और मादे की कमी है जिसमें कि ये विपक्ष के तौर पर लड़ते दिखाई दे। असल में 15 साल में जो नेताओं की जो स्टैंडर्ड और स्टेटस बढ़ा था और बदला था, उसको कार्यकर्ता बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे थे। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं वहीं पर है और नेता का ग्रेडेशन काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से यहाँ पर अभी यदि सिंपल भाषा में कहा जाए भब्बड़ मच रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अभी कांग्रेस की सरकार के महज 1 महीने पूरा हुआ है। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी की जो दहशत है और जो गुटबाजी है वो इतनी ज़्यादा सतह पर आ गई है, उबाल मार कर, मतलब थोड़ा बहुत छलकना नहीं है, उबाल मार करके आ गई है। और सारे बड़े नेता जूझ चुके हैं बयान देने में और कहीं ना कहीं कांग्रेस को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि साहब हमको तो कर्जा माफी हमारा हो गया। तो ये जो बयानबाजी हो रही है मुझे, हाँ, और फिर वो जिस तरीके से आके अधिकारियों की शिकायत कर रहे हैं, मतलब 15 साल में उन नेताओं की भी पार्टी में नहीं सुनी गई। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने हमेशा अपने न केवल कार्यकर्ताओं को बल्कि वरिष्ठ नेताओं को भी पूरी तरह इग्नोर किया था। क्यों सर, आप तो स्वीकार कर लीजिए, ये तो सामने दिख रहा है। तो महानता है ननकी राम जी की उन्होंने उनके खाते में ऋण की राशि जमा होने, ब्याज की राशि जमा होने की बात स्वीकार की है। सर मुकेश गुप्ता के खिलाफ शिकायत की है। कभी भी जो है कांग्रेस के किसी नेता ने, भाई ये भी महानता स्वीकार कर लीजिए कि मुकेश गुप्ता की शिकायत 15 साल में नहीं कर पाए ननकी राम जी अपने वो किए थे, वो बोले हमने शिकायत किए थे, हमारी सुनवाई भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। शिकायत उन्होंने की थी, कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आप फिर से इस प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री के समक्ष वो गए हैं। अब उनको अपेक्षा है कि उसकी जांच होगी। तो ये भी बड़ा दिल है कि भाई हम अपने उस मुख्यमंत्री के खिलाफ के पास जाकर शिकायत कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यह है। और किसी भी कांग्रेस के नेता ने कभी ये नहीं कहा कि किसी योजना का लाभ जो है लाभ लेते रहे। पहले भी बोनस किसानों का कांग्रेस के नेताओं को भी मिलता रहा, समर्थन मूल्य भी मिलता रहा, लेकिन किसी ने नहीं कहा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के उस वरिष्ठ नेता की और एक प्रकार से महानता है कि उन्होंने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। बट एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में किसकी चलेगी, राष्ट्रीय महामंत्री की या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रदेश के अध्यक्ष होंगे उनके नेतृत्व में पार्टी निश्चित रूप से चलेगी। सर रमन सिंह ने तो बोल दिया अभी कोई जरूरत ही नहीं है, काम चल रहा है। नहीं, अभी तो काम चल रहा है, लेकिन जब जो भी अध्यक्ष बनेंगे, जो भी अध्यक्ष रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही पार्टी का संगठन काम करता है और काम करेगा। जहां तक सत्ता की बात होती है वहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सत्ता चलती है। चुनाव भी होते हैं तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व जिस हिसाब से एक दूसरे के खिलाफ। और आपको याद होगा कि पहला जो चुनाव हुआ था, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी केंद्रीय मंत्री पद से त्यागपत्र देकर जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनके नेतृत्व में ही विपक्ष में हमने चुनाव लड़ा था। सर उनके नेतृत्व में नहीं बोले, उस वक्त भी यही कहा गया था कि सामूहिक नेतृत्व होगा। आपने कहीं नहीं कहा था कि रमन सिंह मुख्यमंत्री होंगे। प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। भले सामूहिक नेतृत्व था, लेकिन सामूहिक नेतृत्व हमेशा ही रहता है। नेतृत्व जो है वो प्रदेश अध्यक्ष। वही साहब क्या कहेंगे, ये वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बीच में? देखिए, ये तो शुरू से चल रहा है। जैसे किरणमयी मैडम ने कहा कि 1 साल पहले ही उन्होंने कहा था, साफ तौर से उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा प्रदेश नेतृत्व। तो वर्चस्व की लड़ाई तो 1 साल पहले से ही शुरू हो गई है। और तो परिणाम क्या होगा, इसका अंत क्या होगा? देखिए लोकसभा में, देखिए परिणाम तो विधानसभा में देखा और लोकसभा में भी यही स्थिति रही। तो फिर पार्टी जो आज एकदम संकट की स्थिति में गुजर रही है और संकट में फंसेगी। देखिए उसमें होता जी जो बैठक हुई थी नेता प्रतिपक्ष में, उसमें प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई आरोप लगाए गए थे खुले तौर से, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है और उसमें इस तरह की बात नहीं की जा सकती। तो ये साफ तौर से दिख रहा है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद और एक हार हुई तो पार्टी में अनुशासन तहस नहस हो गया और उनमें जो शालीनता होना चाहिए वो भी खत्म हो गई। किरणमयी जी, आप तो बहुत खुश होंगे इस चीज को लेकर। देखिए, इसमें होता है जी, खुश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका घर जल रहा है। अब ऐसे में हम लोग अपने पड़ोसी का दायित्व तो निभाएंगे। हम उसमें
और आग बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। ननकीर आपको मदद करेंगे, चंद्रशेखर नहीं, साहू की देखिए बात को सराहना करेंगे। जो मुख्यमंत्री के नाते हर व्यक्ति उनके पास आ सकता है और मुख्यमंत्री जी हमारे जितने संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति उनके पास से निराश नहीं हो रहा है। उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने नहीं सुना। क्या पार्टी में कोई तो परिवर्तन दिख रहा है आपको कि इसी तरह की इसी डर्रे पे चलेगा और फिर लोकसभा भी हार जाएंगे? नहीं, ना तो लोकसभा हारेंगे। पार्टी का जिस प्रकार से यह भी मंथन चल रहा है, उस मंथन से निश्चित रूप से अमृत निकलेगा और सर, पार्टी फिर से पहले तो विष निकलेगा, विष कौन पिएगा? पार्टी फिर से जो सर, मंथन जब होगा तो सबसे पहले क्योंकि इस पार्टी ने इतने पराजय देखी है। कांग्रेस का ये गढ़ था छत्तीसगढ़, उस गढ़ को यदि तोड़ा है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत करके तोड़ा है। अब फिर से अब हमारी पराजय हुई है, हम उस पराजय को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और इसी की पूरी कवायद जो है नीचे मंडल स्तर, जिला और सभी स्तरों पर जो चिंतन चल रहा है, उस चिंतन को इसीलिए किया जा रहा है कि कहीं न कहीं कार्यकर्ता जो बात कह रहे हैं ये सामूहिक को कौन पान करेगा? सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कौशिक तो मना कर दिए, रमन सिंह बोले धीरे धीरे ज्ञान चक्षु खोल रहा है, सरोज पांडे कह रही है कि उनकी नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, कारवा क्यों लूटी बृजमोहन कह रहे हैं, ननकीर आप कह रहे हैं मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, तभी तो 15 में सिमट गए। जिम्मेदारी सबकी होगी, जो कार्यकर्ता जिस प्रकार के सुझाव देंगे उन सुझावों को जब पूरे प्रदेश का एक बार आएगा तो उस पर बैठकर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और उस आधार पर आगे की रणनीति जो है पार्टी की, जैसे हमारी पूर्व पहचान रही है, आप लोग जिसको हमने खो दिया है, उस पहचान को फिर से स्थापित करना ही होगा। ये निश्चित रूप से कार्यकर्ता चाहता है। हमारे दर्शक सभी लोग शोले का सिनेमा देखे होंगे जिसमें एक डायलॉग था, इतनी बदलियां होकर भी जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। शायद आजकल बीजेपी में यही चल रही है। 15 साल की सत्ता का सुखभोग ऐसा कर दिया है कि पार्टी के नेता ना बदलना चाहते हैं, बस इतना ही करना चाहते हैं, हर एक दूसरे का सर कलम करना चाहते हैं। क्या यही तरीका है चुनाव लड़ने का और लोकसभा जीतने का? आज समय हो गया प्राइम डिबेट में। कल हम फिर एक नए विषय लेकर उपस्थित होंगे। तीनों मेहमान डॉक्टर किरण नायक, सच्चिदानंद जी उपासने और रवि भोई साहब, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।